हेलो, वेलकम इन दिस वीडियो लेक्चर। हम आज के वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ने वाले, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। देखिए, शुरू से हम जो है वो नेशनलिज्म की बात करते आ रहे हैं, है ना। और आपका चैप्टर का नेम भी जो है क्या है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक, अब इसमें देखिए, हम एक बार फिर रिकॉल कर लें जितना हमने आपको पढ़ाया है पिछले वीडियो लेक्चर में, कि मॉडर्न स्टेट्स वर नॉट देयर। बताया था मैंने आपको, है ना। मॉडर्न स्टेट माने वो स्टेट जो आज हैं, या जिस फॉर्म में स्टेट आज है वो स्टेट जो है आज उस समय नहीं थे। अच्छा, अब नहीं थे तो किस तरह के थे, यानी कि किंगडम जो थे अपने अलग अलग थे। ठीक है, यानी कि हर किंग का जो किंगडम था वो अलग अलग था। ठीक, इसलिए कलेक्टिव डायनेस्टिक आइडेंटिटी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि हर किंग का किंगडम अलग था, उसकी आइडेंटिटी अलग थी, है ना। और जब किंग अलग है तो आइडेंटिटी नेचुरली अलग हो जाएगी। ठीक, फॉर एग्जांपल हैप्सबर्ग एम्पायर। ठीक है, हैप्सबर्ग एम्पायर जो थे उस समय थे, और इनके अंडर में ऑस्ट्रिया हंगरी, टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटेनन और बोहेमिया, ये रीजन्स थे, है ना। इसके अलावा क्या था, लोग जो हैं वो जर्मन और इटालियन लैंग्वेज बोलते थे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेजेस में डिफरेंस आ गया, है ना। जर्मन, कुछ लोग जर्मन बोलते थे, कुछ लोग इटालियन लैंग्वेज बोलते थे। ठीक, अब सोसाइटी कैसी थी, एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी, सबसे पहले आप एरिस्टोक्रेसी समझो। एरिस्टोक्रेसी है क्या चीज़? एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है कि वो लोग जो किंग से रिलेटेड हों। ठीक है, क्योंकि देखो शुरू में किंग ही होते थे। ठीक, उनसे रिलेटेड जो थे वो क्या कहलाते थे, एरिस्टोक्रेट्स। और उनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो कहलाती हैं एरिस्टोक्रेसी, या उनकी जो क्वालिटी एरिस्टोक्रेसी कहलाती है। ठीक, और इसके अलावा एक और थे न्यू मिडिल क्लास। ठीक, तो सबसे पहले हम एरिस्टोक्रेसी को देखते हैं, रिच लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। ठीक, इसमें क्या था कि रीजनल डिविजन्स होते हुए भी एज ए क्लास वो लोग थे, यूनाइटेड थे। कौन? एरिस्टोक्रेट लोग थे। ठीक, रिच लैंडेड एरिस्टोक्रेसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब रीजन क्या था, हाउ दे वर कनेक्टेड? दे वर कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिजेस। समझ गए? जैसे लुइस 16 की जो क्वीन थी वो मैरियो एंटियोनेट, है ना, वो कहाँ की थी? कुछ ध्यान आया? खैर, यानी कि वो जो थी वो फ्रांस की नहीं थी, किसी और कंट्री की थी। ठीक है, और मैरिज से जो कहना चाहिए इसका लुइस 16 का जो है कनेक्शन, ये कनेक्टेड हुआ, ठीक, दूसरे कंट्री के साथ। जिनके साथ भी ये कनेक्टेड थे उनके अपने अपने स्टेट्स होते थे, अलग अलग। ठीक है, और वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। लैंग्वेज उनकी जो थी, स्पोकन लैंग्वेज क्या थी, वो फ्रेंच लैंग्वेज थी। ठीक है, अब इसके अलावा हालांकि न्यूमेरिकली वो ग्रुप छोटे थे, है ना, लेकिन फिर भी जो है वो अफेक्टिव ज़्यादा थे या पावरफुल ज़्यादा थे। क्लियर? अब धीरे धीरे क्या हुआ, एक न्यू मिडिल क्लास सामने आया। कैसे आया? जो इंडस्ट्रीज़ जब आई और इंडस्ट्रीज़ ने ग्रो किया, ठीक,
और इंडस्ट्रीज़ ने जब ग्रो किया, जब इंडस्ट्रीज लगेंगी तो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन तो होना ही होना है, ठीक है ना। और जब प्रोडक्शन होगा तो उसको बेचने के लिए एक प्लेस चाहिए, एक सेंटर चाहिए, है ना। तो इस वजह से कॉमर्शियल क्लास जो है उसकी ग्रोथ हुई, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ इंडस्ट्रियलिस्ट के थ्रू हुई। जब इंडस्ट्रीज आई तब इंडस्ट्रियलिस्ट हुए, ठीक। और जब इंडस्ट्रियलिस्ट हुए तो प्रोडक्शन शुरू हुआ, और जब प्रोडक्शन शुरू हुआ तो कमर्शियल क्लास जो है वो आई, और इन सबको मिला करके एक न्यू मिडिल क्लास आया, ठीक है। ये एजुकेटेड था, क्लियर। और ये एजुकेटेड था तो समझदार था, ठीक है ना। और इसलिए उसने नेशनल यूनिटी को की डिमांड की, और जो एरिस्टोक्रेसी के प्रिविलेजेस मिल रहे थे लोगों को उसको अपोज किया। इज दैट क्लियर। वो चाहते थे नेशनल यूनाइट हो और एरिस्टोक्रेसी के जो प्रिविलेजेस थे वो उनको ना मिले, ठीक। ये उनकी डिमांड थी, क्लियर, ठीक। अब नेक्स्ट आपका आता है लिबरल नेशनलिज्म, ठीक है। लिबरल नेशनलिज्म क्या है वो आप समझ लीजिए। लिबरल नेशनलिज्म का मतलब होता है, लिबरल वर्ड है, लैटिन वर्ड है, लाइबर से ये बना है, और इसका मतलब होता है फ्री। ये तो आपकी समझ में आ गया होगा, है ना। लिबरल वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड लाइबर से बना है, और इसका मतलब होता है फ्री, ठीक। अब मीनिंग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म, अब लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या हुआ ये आपको समझना है, ठीक है। पहली चीज, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, ठीक है। यानी कि इंडिविजुअल को फ्रीडम मिले और सारे लोग लॉ के सामने इक्वल हों, ठीक है। यानी इंडिविजुअल शुड गेट फ्रीडम एंड ऑल मस्ट बी इक्वल बिफोर लॉ। दूसरा, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कंसेंट माने अप्रूवल, ठीक। यानी गवर्नमेंट वैसे बने जैसे कि लोग चाहें, ठीक है। 9th क्लास में डेमोक्रेसी में पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर ऑफ द पीपल, द डिज़ायर ऑफ द रूल्ड। रूल्ड समझते हो ना, जिस पर रूल किया जाता है, रूलर रूल करने वाला। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, लॉज डिसाइडेड होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए, ठीक। और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी कि सोसाइटी के जो लोग हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए गवर्नमेंट में, ठीक। और वो रिप्रेजेंटेटिव जहाँ बैठेंगे उसको पार्लियामेंट का नाम दिया जाना चाहिए, जैसे आपके इंडिया में होता है। पता ही होगा आपको, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक। गवर्नमेंट कहाँ रहती है, पार्लियामेंट, ठीक। पार्लियामेंट से गवर्नमेंट चलती है, क्लियर। और उसके बाद एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी वही चीज़ मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि रूल बाय द किंग इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी। क्लर्जिकल, क्लर्जिकल वर्ड आया, यानी कि क्लर्जिकल वो लोग जो चर्च के होते हैं या चर्च से बिलोंग करते थे, ठीक। जो प्रिविलेजेस थे, समझ रहे हैं ना। ऑटोक्रेसी और क्लर्जिकल के जो प्रिविलेजेस थे, जो बेनिफिट्स थे, जो फैसिलिटीज़ थी, वो ख़त्म कर दिया। लिबरल नेशनलिज्म के मीनिंग है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कभी कभी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म, तो आप केवल ये नहीं बताओगे
कि लिबरल डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड लाइबर मीन्स फ्री, ये भी बताने पड़ेंगे पॉइंट्स भी, ठीक है। तो ये बड़े ध्यान से आप सुन लीजिए। टू टेक अवे ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज, ठीक, प्राइवेट प्रॉपर्टीज को जो है ले लेना, ऐसा ना हो, ठीक है, समझ में आ गया ना। प्राइवेट प्रॉपर्टीज को ले लेना या प्राइवेट प्रॉपर्टीज को ना ले पाए, ये कहलाता है लिबरल नेशनलिज्म। क्लियर, अंडरस्टैंड। अब लिबरल नेशनलिज्म की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें नेक्स्ट आपका जो आएगा वो आएगा कि अब लिबरल नेशनलिज्म जो है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्फीयर, ठीक है। ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा। पॉलिटिकल स्फीयर, ठीक है, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। इंडिविजुअल की फ्रीडम या इंडिविजुअल को, ये पॉलिटिकल स्फीयर है, राजनीतिक क्षेत्र में इंडिविजुअल को यानी हर व्यक्ति को फ्रीडम मिले और हर पर्सन जो है वो लॉ के सामने इक्वल हो, ठीक है, इसमें कोई अन्य चीज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक। इनको हम साथ साथ आपको बताएंगे। ये तो पॉलिटिकल स्फीयर में हो गया, ठीक। उसके बाद फिर गवर्नमेंट बाई कंसेंट, ये भी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि गवर्नमेंट मस्ट बी फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द कंसेंट ऑफ द पीपल या सिटीजन्स, ठीक है। तीसरा मैंने बताया था आपको कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, यानी कि देयर मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक लॉ होना चाहिए जो कभी चेंज ना हो या लोग उसको अपने अकॉर्डिंग टू देयर डिज़ायर दे कैन नॉट चेंज इट, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट हो वो रिप्रेजेंटेटिव हो या लोगों को अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म करने का राइट हो, ठीक है, कैसे, यूनिवर्सल सफरेज के थ्रू, ठीक। ऑटोक्रेसी और क्लर्जिकल जो प्रिविलेजेस हैं, समझ रहे हो, उसको खत्म किया जाए, ठीक। इनकी जो राजाओं को या फर्स्ट और सेकंड एस्टेट्स को जो बेनिफिट्स मिल रहे थे या जो प्रिविलेजेस उन्हें मिल रहे थे वो उसको ख़त्म किया जाए, ठीक है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पॉइंट है, इक्वलिटी ऑफ लॉ डज नॉट स्टैंड यूनिवर्सल सफरेज। इक्वलिटी ऑफ लॉ जो है वो यूनिवर्सल सफरेज के बारे में जो है नहीं माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है वो प्रॉपर्टीड पर्सन्स को दिया गया, वुमेन हैव नॉट गिवन द यूनिवर्सल सफरेज या राइट टू वोट, मीन्स राइट टू वोट वाज नॉट गिवन टू वुमेन, ठीक है। ये तो पॉलिटिकल सेंस में नेशनलिज्म, लिबरल नेशनलिज्म का मीनिंग हुआ। इकोनॉमिक स्फीयर में देखिए, इनवाइबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को ना लेना, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़, मार्केट में फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम यानी स्वतंत्र, आज़ाद। स्टेट ने जो रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए हैं किस पर, गुड्स और सर्विसेज के मूवमेंट पर, यानी कि गुड्स और सर्विसेज जो एक जगह से दूसरी जगह आती और जाती हैं, उन पर जो स्टेट ने रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए हुए हैं, ठीक है, उनको हटाना या उनको ख़त्म करना, ठीक है। वेट और मेजरमेंट में जो डिफरेंसेस हैं और करेंसी, उसको ख़त्म करना, ठीक है। कस्टम एंड वेरियर्स, कस्टम एंड वेरियर्स जानते हो ना, कस्टम्स माने टू पे द टैक्स व्हेन गुड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर आप कोई भी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो
और जो आपको टैक्स पे करना पड़ता है वो क्या कहलाता है? कस्टम्स। बैरियर्स, अगर कोई रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज है वो कहलाएगा बैरियर्स। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा ना, कभी कभी गवर्नमेंट जो है इंपोर्ट पे बैन लगा देती है, एक्सपोर्ट पे बैन लगा देती है। ठीक है, ये आपने कभी कभी देखा होगा। जैसे भी कुछ साल पहले जो दालें थी वो बहुत महंगी हो गई थी, तो दालों के एक्सपोर्ट पे जो है लोग गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, है ना। ठीक है, और इकोनॉमिकली यूनाइटेड टेरिटरीज के लिए एक ट्रेड यूनियन बनाई गई जिसे जॉलवेरेन कहा गया। ठीक है, उसको जॉलवेरेन कहा जाता था। ये इकोनॉमिकली यूनाइटेड टेरिटरीज के लिए होती थी और वहाँ पर वो सारी चीज़ों को देखती थी। ठीक, करेंसीज जो पहले 30 थी, समझ रहे हैं ना, जो करेंसीज पहले 30 थी वो अब क्या कर दी गई, उनको रिड्यूस कर दिया गया और 30 करेंसीज को रिड्यूस करके जो है वो 2 करेंसीज जो है वहाँ पर रह गए। ठीक है, ताकि लोगों को जो है वो कहना चाहिए प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, जैसे आपके क्या है, आपके इंडिया है ना, इंडिया में जो है क्या करेंसी सेम आती है। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी स्टेट में चले जाओ, रुपीज़ ही रहेंगे, कॉइन्स ही रहेंगे, सब जगह वो जो सेम उसमें चलेगी। होता है ना सब, आपने देखा होगा और फील भी किया होगा। ठीक है, तो ये जो था वो हमारा दैट इज़ ओवर video lecture for today. Okay, and till next video get connect with us. Okay, in next video lecture we will discuss the new conservatism after 1815 and revolutionaries, right? Till then stay with us and keep on learning seriously. Okay, that's okay for today.